हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम पर्कसेट के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, पर्कसेट का मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था जिसमें मैंने आपको पर्कसेट के बारे में बताया था। पर्कसेट का सैलरी में मतलब क्या होता है, अंडर सेक्शन 17 के ज़रिए वो चीज़ आपको डिस्कस करवाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितने तरह के एम्प्लॉयज़ को पर्कसेट मिलते हैं, उन सभी के बारे में हमने बात करी थी। और वेरी इंपॉर्टेंटली, वैल्यूएशन पर्कसेट की कैसे करते हैं उसके बारे में हमने सबसे पहला पर्कसेट डिस्कस करा था उस वीडियो के अंदर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। दैट इज़ रेंट फ्री अकोमोडेशन। वो मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया है और वो प्रैक्टिकली समझाया था मैंने। और वेरी इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट वाइज मैंने ओवरव्यू दिया था। और असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं ये भी आपको बताए थे मैंने। तो प्रैक्टिकली पहले अगर आपने वो चीज़ समझनी है, करनी है, फर्स्ट पार्ट देखना है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी भी मिल जाएगी। तो अब आपको रिमेनिंग पर्कसेट करवाए जाने वाले हैं। सारे पर्कसेट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, जितने भी बचे हुए हैं सभी की वैल्यूएशन को अच्छे से समझेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स गो। शुरू करने से पहले अगर आपको किसी स्टूडेंट को कोई क्लासेस या नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल या वेबसाइट से हमसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मोटर कार के पर्कसेट के बारे में। देखिए, मोटर कार का पर्कसेट मतलब ये हो गया कि एक तरीके से एम्प्लॉयर ने या तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दे दी है एक एम्प्लॉय को, या फिर एम्प्लॉय की अगर खुद की कार है तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो या तो एम्प्लॉय पे कर रहा है या वो रिम्बर्स करके दे रहा है। तो इन केसेस के अंदर क्या किया जाएगा, एम्प्लॉय के लिए वो चीज़ को पर्कसेट माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को तो बेनिफिट ही मिल रहा है ना कार का, चाहे एक्सपेंस बियर करके और चाहे कार एम्प्लॉयर ने उसको दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, तो बेनिफिट तो एम्प्लॉय को हो रहा है। तो ये जो कार का बेनिफिट उसको मिल रहा है तो वो उसके लिए एज अ पर्कसेट माना जाएगा और ये उसके लिए फुली टैक्सेबल होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें आएंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ज़रिए हम ये देखेंगे कि जो कार के पर्कसेट की वैल्यू है वो क्या बनेगी एक एम्प्लॉय के लिए, यानी कितनी वैल्यू टैक्सेबल करनी है हमने उसकी सैलरी के अंदर। तो पहला केस है कि सपोज़ करो एक एम्प्लॉयर ने उसको कार दे दी है और जो एक्सपेंस है उस कार के वो भी एम्प्लॉयर ही बियर करके दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वो कार ऑफिशियल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी तो मुझे अपने आप बताओ, एम्प्लॉयर कार दे रहा है, एम्प्लॉयर ही उसके खर्चे देख रहा है और अपने ही कामों के लिए वो काम करवा रहा है, तो ये एम्प्लॉय का कोई पर्सनल काम तो इसमें डन नहीं हो रहा ना। तो एम्प्लॉय का खुद का बेनिफिट तो नहीं हो रहा ना इसके अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पर्कसेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर उसको कोई चीज़ दे भी रहा है तो वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए हो रही है, ना कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो ये चीज़ पर्कसेट नहीं मानी जाएगी। अब दूसरा केस लेते हैं कि सपोज़ करो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने अपनी कार दे दी, अब खर्चे भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है। अब लेकिन अब केस क्या है कि जो कार है ना, वो जो एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है ना, वो कर रहा है अपने पर्सनल कामों के लिए। सेकंड केस क्या है कि अब एम्प्लॉय को जो कार मिली है उसके खर्चे एम्प्लॉयर देख रहा है और वो कार भी एम्प्लॉयर की है, लेकिन वो इस्तेमाल अपने पर्सनल कामों के लिए करेगा। तो वहाँ पे जो पर्कसेट वैल्यू है ऑब्वियसली कैलकुलेट की जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय बेनिफिट ले रहा है अपने पर्सनल कामों के लिए। तो कितना एक्सपेंस, मतलब कितना यहाँ पे पर्कसेट वैल्यू मानी जाएगी, जितना खर्चा एक एम्प्लॉयर ने उस गाड़ी पर लगाया होगा उस एम्प्लॉय को वो कार देते समय, वो सारा एक्सपेंस ऐड किया जाएगा। प्लस अगर कोई ड्राइवर भी साथ में था तो उस ड्राइवर का एक फिक्स्ड अमाउंट 900 पर मंथ एज अ सैलरी वो भी ऐड कर दी जाएगी। और अगर उस कार की कोई डेप्रिसिएशन है तो वो भी 10% आपकी लगाई जाएगी साथ में। ठीक है जी, क्या मतलब समझे आप कि ऑब्वियसली बात है, इसमें तीन चीज़ें ऐड की जाएंगी कि अगर एक एम्प्लॉयर ने अपनी गाड़ी अपनी गाड़ी दी है, उसके खर्चे भी एम्प्लॉयर देखेगा, लेकिन गाड़ी का जो इस्तेमाल है वो पर्सनल कामों के लिए एम्प्लॉय करेगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए वो एज अ बेनिफिट है, वो एज अ पर्कसेट माना जाएगा बेनिफिट। तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए पर्कसेट अगर बन गया है तो वो वैल्यूएशन भी की जाएगी, टैक्सेबल भी माना जाएगा। कितनी वैल्यू टैक्सेबल की जाएगी, जितना उस कार का एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने पे करा, यानी उस कार के ऊपर जो खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया है वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा। प्लस अगर ड्राइवर भी था तो साथ में तो 900 पर मंथ जो ड्राइवर की सैलरी है वो भी ऐड की जाएगी। और ऑब्वियसली कार इस्तेमाल हुई है तो उसकी डेप्रिसिएशन वेयर एंड टीयर के हिसाब से 10% आपको लगानी पड़ेगी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी। ये आपका सेकेंड केस रहेगा। थर्ड केस में जो वैल्यू ऑफ पर्कसेट है वो कैसे आएगी। थर्ड केस आपको बताता है कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है,
खर्चे भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है उस कार के, लेकिन अब वो कार ना पर्सनल के लिए यूज़ हो रही है ना ऑफिस के लिए, वो दोनों के लिए यूज़ हो रही है। यानी जो एम्प्लॉय इस्तेमाल करेगा ना कार को, वो अपने कामों के लिए भी करेगा और एम्प्लॉयर के दिए हुए कामों के लिए भी करेगा। सर अपने दिए हुए कामों के लिए तो परकेसेट है, लेकिन एम्प्लॉय अगर ऑफिस के कामों के लिए काम करेगा तो फिर वो परकेसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम आ रहे हैं। तो सरकार कहती है परकेसेट टैक्सेबल तो माना ही जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कितना टैक्सेबल माना जाएगा? सरकार कहती है आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सीधे ही बता देते हैं कि अगर कार जो आपको मिली है, यानी एक एम्प्लॉय को जो कार दी गई है, अगर वो कार का साइज़ यानी क्यूबिक कैपेसिटर जो क्यूबिक कैपेसिटी है, अगर वो 1.6 लीटर से कम है तो वो आपकी एक छोटी कार मानी जाएगी। और छोटी कार का जो यहाँ पे परकेसेट वैल्यू बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 1800 पर मंथ। और अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की कार या उससे ज़्यादा अगर आपको, मतलब बड़ी कार अगर आपको मिली है जो कि 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? वहाँ पे वो जो बड़ी कार है उसको 2400 पर मंथ के बेसिस पे परकेसेट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। और याद रखो, अगर छोटी कार है तो 1800 पर मंथ प्लस 900 ड्राइवर अगर साथ में है तो वो तो ऐड किया जाएगा, लेकिन अगर बड़ी कार है 2400 पर मंथ तो उसमें भी ड्राइवर ऐड किया जाएगा। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि इसमें सरकार ने खुद ही बता दिया, छोटी कार होगी तो 1800 पर मंथ लेना है, बड़ी कार होगी तो 2400 पर मंथ लेना है। फॉर कब केस में? जब एम्प्लॉय ने दोनों पर्पज़ के लिए कार को इस्तेमाल करा है, और जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर ने ही दिए हैं और कार भी एम्प्लॉयर की है। अब आगे देखिएगा ज़रा, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, लेकिन अब इस बार खर्चे कौन देगा? एम्प्लॉय देगा। अब यहाँ पे ना देखो, खर्चे कौन बियर करेगा? एम्प्लॉय बियर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब एम्प्लॉय के हाथ में सारा खर्चा है, एम्प्लॉय खुद वो चीज़ करेगा, तो सरकार कहती है उसके लिए परकेसेट वैल्यू तो बनेगी, नो डाउट बनेगी, क्योंकि इसमें वो अपना पर्सनल भी तो काम करेगा ना। ध्यान से देखो, यूज़ क्या हो रहा है इस गाड़ी का, चौथे केस में यूज़ क्या हो रहा है? बोथ, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी। तो अगर एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खुद तो खर्चे कर ही रहा है, लेकिन ये भी तो देखो ना, खर्चे वो जो खुद कर रहा है वो ऑफिस के भी कर रहा है और पर्सनल भी कर रहा है। तो दोनों कामों के लिए अगर वो इस्तेमाल करेगा और खुद ही खर्चे बियर करेगा और गाड़ी एम्प्लॉयर की है, तो उसमें परकेसेट वैल्यू थोड़ी कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये एम्प्लॉय की खर्चे हैं। तो कितनी वैल्यू कर दी जाएगी? छोटी कार के लिए अब जो वैल्यू है वो 600 पर मंथ हो जाएगी और बड़ी गाड़ी के लिए 900 हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऊपर क्या बोला था? 1800 और 2400 ना, वो था एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर के खर्चे दोनों कामों के लिए। नीचे केस है एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉय के खर्चे दोनों पर्पज़ के लिए। तो जब एम्प्लॉय एक्सपेंस करेगा दोनों कामों के लिए, तो वहाँ पे परकेसेट वैल्यू कम हो जाएगी। और कम कितनी हो जाएगी? 600 पर मंथ। 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से अगर कम है तो 600 पर मंथ, नहीं तो 900 पर मंथ बड़ी गाड़ी के लिए आपको वैल्यू ऑफ परकेसेट बनाना पड़ेगा। और अगर ड्राइवर है तो उसकी फिक्स सैलरी 900 पर मंथ तो रहेगी ही रहेगी। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन सर एक दिमाग में क्वेश्चन आया, आपने बोला एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉय ने खर्चे दे दिए और वो गाड़ी दोनों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए आपने बताया 600 900। लेकिन अगर सपोज करो एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय ही उसको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय ही उसके खर्चे देगा, और एम्प्लॉय जो खर्चे देगा ना वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए देगा। पर्सनल एक्सपेंस मीन्स जो इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ी का वो पर्सनल हो रहा है। तो इससे अगला केस क्या है? एम्प्लॉयर ने कार दी है, एम्प्लॉई उसके खर्चे देख रहा है और इस्तेमाल उसने पर्सनल कामों के लिए किया है। तो उस केस में जो परकेसेट की वैल्यू बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी जितनी कार की कॉस्ट है उसका 10%। जितनी कार की कॉस्ट है उसका 10%। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब वेरी लास्ट, सेकेंड लास्ट केस आपका क्या बनेगा? अब आपने कहा सर एम्प्लॉयर की कार, एम्प्लॉयर की कार, ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय की भी कार हो बीच में। बिल्कुल हो सकता है। अब सपोज करो एम्प्लॉय की पर्सनल कार है, होता है ना कि एम्प्लॉयर क्या कह रहा है, एम्प्लॉय की पर्सनल कार है और एम्प्लॉयर ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करना, अपने एक एम्प्लॉयर को अपने एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कहा ऐसा करना, तुम अपनी गाड़ी ले आना घर मेरे ऑफिस में, और गाड़ी ले आओगे ना तो जो खर्चे बनेंगे वो मैं दे दूंगा। मतलब एम्प्लॉय की कार है लेकिन अब खर्चे कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। अब खर्चे कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। और ये गाड़ी किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? ऑफिस प्लस पर्सनल के लिए।
तो दोनों के लिए इस्तेमाल होने लग गई है, इसीलिए ये भी परकेसेट माना तो जाएगा। अब ये जो परकेसेट माना जाएगा सर सेम 2400 और 1800 के हिसाब से माना जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर ने खर्चे दिए हैं तो इसका मतलब खर्चे की वैल्यू तो होगी ना इसमें। सपोज करो आपने गाड़ी इस्तेमाल करी दोनों कामों के लिए, 1 लाख का खर्चा हुआ, मैंने आपको दे दिया, लेकिन सरकार कहती है आप ध्यान दो ज़रा, गाड़ी एम्प्लॉय की है ना बीच में, तो इसीलिए इसमें एग्जेम्पशन दी जाएगी। और जो आपको मैंने ऊपर परकेसेट की वैल्यू एम्प्लॉयर के केस में, बोथ वाले केस में बताई थी 1800 2400, एज द केस में भी आपने क्या करना है, जब गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर देगा और दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करेगा एम्प्लॉयर देगा, तो ठीक है ना। तो उस केस में जितना खर्चा एक एम्प्लॉयर ने उस गाड़ी पर दिया उस एम्प्लॉय को, उसमें से जो परकेसेट वैल्यू ऊपर मैंने आपको लिखवाई थी 1800 फॉर स्मॉल कार एंड 2400 पर मंथ फॉर बिग कार, वो वाली अमाउंट बीच में से लेस कर दी जाएगी और जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या माना जाएगा, परकेसेट वैल्यू माना जाएगा। तो आई होप आपको ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। एक दो बार इसको दोबारा सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये केसेस लर्न होने वाले हैं, नहीं तो अभी आपको स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा कि कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, पर एक दो बार अगर सुनोगे अलग बार बार तो फिर ये चीज़ क्लैरिटी में समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब सपोज़ करो कार की बजाय एम्प्लॉय की बाइक आ जाती है। अब एम्प्लॉय की बाइक पे तो काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर एम्प्लॉय अपनी बाइक लेकर आता है और एक एम्प्लॉयर उसको कह देता है कि जाओ यार ये अपना पर्सनल काम कराओ या फिर ये अपना ऑफिस का काम कराओ, तो वहाँ पे भी अगर एम्प्लॉयर ने उसके खर्चे दे दिए हैं तो जितना भी खर्चा एक एम्प्लॉयर देगा उसमें से 900 पर मंथ लेस करके जो बनेगा आपका, वो एम्प्लॉय के लिए परकेसेट वैल्यू माना जाएगा। तो बाइक के लिए जितना भी खर्चा एक एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को वापस कर देगा, वो खर्चा जो आया है उस खर्चे में से 900 पर मंथ की एग्जेम्पशन आपको दे दी जाएगी और वो एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपके लिए टैक्सेबल परकेसेट की वैल्यू माना जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये है आपके मोटर कार का परकेसेट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से अब क्लियर हो जानी चाहिए। एक दो बार आपको रिपीट करके सुनना पड़ेगा तब जाके अच्छे से क्लियर होगा, मैं पहले बता देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग आपको लगता ही रहेगा। ठीक है जी। सो ये तो हो गया। अब जितने भी परकेसेट हैं बहुत ईजी और छोटे छोटे हैं, जल्दी से समझ आ जाने वाले हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो देखिए अब आपका जो परकेसेट है, यानी अब एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर ने, सपोज करो डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, स्वीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, गार्डनर हो गया, इन सब के जो खर्चे हैं ना, अब ध्यान दो ज़रा, इसमें केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, सपोज करो ये सब चीज़ें एम्प्लॉय ने कहा मुझे खुद चाहिए। अब एम्प्लॉय ने क्या किया, सर्वेंट रख दिया अपने रूम में, एम्प्लॉय ने क्या किया, स्वीपर रख लिया, एम्प्लॉय ने क्या किया, वॉचमैन को रख लिया। अब एम्प्लॉयर कह रहा है कि चलो ठीक है एम्प्लॉय, आप अपने वॉचमैन खुद ले आओ, उस वॉचमैन का जो भी खर्चा होगा आपका वो मैं दे दूंगा। यानी यहाँ पे सर्विस जो है वो एम्प्लॉय खुद ही लेकर आ रहा है, यानी वो वॉचमैन गार्डनर एम्प्लॉय खुद ही अपॉइंट कर रहा है और जो उसकी सैलरी बनती है, लेकिन दे कौन रहा है, एम्प्लॉयर। तो खर्चा यहाँ पे मतलब फैसिलिटी कौन ले रहा है, एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय खुद वो लेकर आ रहा है और खर्चे कौन दे रहा है उसके उस पर्सन के, उसको एम्प्लॉयर दे रहा है। तो सर्विस इज एंगेज बाय एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस आर बियर बाय द एम्प्लॉयर। तो उस केस में ये जो परकेसेट है ये सभी एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल माना जाएगा। मतलब जितने भी तरह के एम्प्लॉयज़ हैं सभी को ये परकेसेट टैक्सेबल करना पड़ेगा, मतलब सभी के लिए ये टैक्सेबल परकेसेट है। लेकिन सपोज करो एम्प्लॉयर ने खुद ही उस एम्प्लॉय को वॉचमैन दिया और साथ ही साथ अब वॉचमैन एंगेज करके भी दिया, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसने खुद ही देखी और एक तरीके से कह लो सारी चीज़ें उसने ही दी हैं एम्प्लॉयर ने। तो वहाँ पे एम्प्लॉयर खुद अपनी मन मर्जी से वो चीज़ दे रहा है उसको, खुद उसकी हेल्प के लिए वो काम करवा रहा है उसके लिए। तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो टैक्सेबल पर्क है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल माना जाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कुछ अलग होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफाइड परकेसेट का मीनिंग मैंने नीचे लिख के दिया है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है वो एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं, यानी डायरेक्टर होते हैं कंपनी के। नंबर 2, वो एम्प्लॉयज़ जिनका कंपनी में 20% वोटिंग पावर से ज़्यादा राइट होता है, यानी 20% वोटिंग पावर होती है कंपनी के अंदर। नंबर 3, वो एम्प्लॉयज़ जिनकी टैक्सेबल ग्रॉस जो सैलरी है
वो 50,000 पूरे साल में बन जाती है, मतलब एक्सीड कर जाती है। अगर 50,000 से ज़्यादा ग्रॉस सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। अब अपने आप सोचो, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बड़ी कंपनी में काम करोगे तो 50,000 पूरे साल का नहीं बनेगा क्या आपका? इतना बड़ा सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी तो सैलरी 1 लाख 2 लाख से आसपास ही रहेगी, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। तो अगर आप 50,000 से ज़्यादा की सैलरी ले लेते हो तो आप तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो माने ही जाओगे। तो चाहे आज के टाइम में आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई की कैटेगरी में आप ये कहोगे कि शायद अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, नहीं, आप भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, आप ऑल एम्प्लॉयज़ में भी आ जाते हो। वो कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनकी 50,000 से कम सैलरी होती है, वही इसमें नहीं आएंगे। अदरवाइज स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ वही हैं जो 50,000 से ज़्यादा ग्रॉस सैलरी एक्सीड कर जाते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल फिर से रहने वाला है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू होने वाली है परक्विजिट की, वो क्या होने वाली है कि जितनी सैलरी उस वॉचमैन या उस पर्सन की बनेगी, वो जो खर्चा जो एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को दिया होगा, उस खर्चे में से अगर कुछ रिटर्न दे दिया है एम्प्लॉय ने, वो माइनस कर दिया जाएगा, बाकी सारा परक्विजिट की वैल्यू बना दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है, सपोज करो गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल आते रहते हैं, तो अगर वो वाले बिल आ जाते हैं और वो वाले बिल का खर्चा भी कौन दे देता है? एम्प्लॉयर दे देता है, तो वहाँ पे भी वो परक्विजिट किसके लिए माना जाएगा? एम्प्लॉय के लिए माना जाएगा। ठीक है जी, चाहे वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑल एम्प्लॉयज़ में आ जाता है, उसके लिए टैक्सेबल तो माना जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू है वो भी क्या मानी जाएगी? इसमें जो वैल्यू है वो आपकी मानी जाएगी एक्चुअल कॉस्ट, यानी एक्चुअल बिल अमाउंट जितना भी होगा, वो सारा का सारा जो एम्प्लॉयर ने पे करके दिया होगा, वो सारी वैल्यू परक्विजिट मानी जाएगी एक एम्प्लॉय के लिए। माइनस अगर उसने कुछ रिटर्न कर दिया है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है तो जितनी भी वैल्यू बनती है वो सारी की सारी वैल्यू परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी, यानी आपकी सैलरी में उसको टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है, सपोज करो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक तरह की आपके लिए क्या है? आपके एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट वैल्यू ही है वो, राइट। तो इसीलिए जितनी भी वो एजुकेशनल फीस उस बच्चे को देता है, या जितनी भी, सपोज करो अगर वो फ्री में देता है, क्या कर रहा है? सपोज एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के बच्चे को फ्री में किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो फिर आप कैसे पता करोगे? फिर आप ये देखोगे कि नियर अबाउट स्कूल में उस सेम क्लास की क्या फीस चल रही है नियर अबाउट लोकेलिटी में, तो वही फीस एज अ परक्विजिट आपके परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी। सपोज करो अगर वो कंसेशनल रेट दे रहा है, तो जितना भी कंसेशनल रेट होगा वो परक्विजिट वैल्यू माना जाएगा। लेकिन बाय द वे एक चीज़ याद रखिएगा, एक बच्चे के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ 1,000 रुपये पर एग्जाम्प्ट है, मतलब 1,000 रुपये की एग्जाम्पशन है। अगर 1,000 रुपये से कम फीस है या 1,000 रुपये है तो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस अगर बच्चे की है और वो एम्प्लॉयर बियर करके दे रहा है, तो जितनी भी फ़ीस होगी वो सारी की सारी फ़ीस क्या मानी जाएगी? एक परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी आपके एम्प्लॉय के लिए। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई है। ठीक है जी। ऐसे ही अब हम बात करते हैं कंसेशनल टिकट्स के बारे में, फ्री और कंसेशनल टिकट्स के बारे में। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी तरह के भी टिकट आप ले सकते हो, रेलवे टिकट्स या किसी भी तरह के टिकट्स आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी जितनी टिकट की एक्चुअल वैल्यू है, यानी जितनी भी एक एम्प्लॉयर ने उस मतलब जितनी के भी टिकट्स उस एम्प्लॉय को दी गई हैं, जितने रुपए की भी टिकट्स उस एम्प्लॉय को दी गई हैं एक एम्प्लॉयर के द्वारा, वो सारी की सारी वैल्यू एज अ परक्विजिट वैल्यू एक एम्प्लॉय के लिए बन जाएगी। लेकिन उसमें कुछ एग्जेम्पशन है। अगर ये टिकट एयरलाइन वालों को दी जा रही है या रेलवे एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, तो वो यहाँ पे परक्विजिट वैल्यू नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप एयरलाइन फील्ड में हो या फिर आप रेलवे की फील्ड में हो, तो वहाँ पे अगर आपको कोई फ्री और कंसेशनल टिकट्स वाला परक्विजिट मिलता है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट माना जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई और फैसिलिटी है जिसमें आपको ये परक्विजिट दिया जाता है, ये बेनिफिट अगर आप एज एन एम्प्लॉय आपको मिलता है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। हो सकता है किसी शो की टिकट हो सकता है किसी बस की टिकट हो, वो टैक्सेबल ज़रूर मानी जाएगी। लेकिन अगर आप रेलवे और एयरलाइन में आते हो तो उसकी टिकट्स चाहे फ्री में मिलें चाहे कंसेशनल मिलें, आपकी वो परक्विजिट वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। अब अगला परक्विजिट बहुत अच्छे से समझिएगा।
सपोज करो फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आपके एम्प्लॉय को मिल रहे हैं एक एम्प्लॉयर के द्वारा, तो ऑब्वियस ही बात है जितने का भी वो फूड प्रोवाइड करेगा, जितने का भी वो मील प्रोवाइड करेगा, वो सारा का सारा मील टैक्सेबल होने वाला है। वो सारा का सारा मील टैक्सेबल होने वाला है आज की इस नई रिजीम के अंदर। लेकिन ओल्ड रिजीम के हिसाब से क्या होता था, जितने का भी मील, जितने का भी खाना एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खिलाता था, उसमें से पर मील 50 रुपीज़ माइनस हो जाते थे। यानी जितने का भी मील जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खिलाता था, उसमें से 50 रुपीज़ पर मील एज एन एग्जाम्पशन आपको ओल्ड रिजीम के अंदर मिल जाती थी। ये ओल्ड रिजीम का केस बता रहा हूँ जिसमें एग्जाम्पशन 50 रुपीज़ की पर मील आपको मिल जाती थी। सपोज एक एम्प्लॉयर ने 100 रुपये का खाना आपको दिया, उसमें से 50 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो 50 रुपये टैक्सेबल ही माने जाएंगे। एक दिन का बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन से एन एग्जाम्पल, अगर यही केस नई रिजीम में होता तो 100 में से 50 माइनस नहीं होते, उसमें से 100 में से 100 ही टैक्सेबल बन जाता। तो खाने का यानी फूड का और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो एग्जाम्पशन है, ये जो 50 रुपीज़ का एग्जाम्पशन है, ये आपको अलाउड नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ न्यू रिजीम। तो अगर आपको फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या मिल रहे हैं एज अ पर मील, आपको जितना भी खाना मिल रहा है ओल्ड रिजीम के अंदर, तो 50 रुपीज़ एग्जाम्पशन है पर मील के ऊपर। लेकिन नई रिजीम के अंदर ये एग्जाम्पशन हटा दी गई है, ये एग्जाम्पशन हटा दी गई है। और अगर आपको कोई टी और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं एक एम्प्लॉयर के द्वारा ऑफिस आवर्स के अंदर, तो वो तो परकेसेड वैल्यू नहीं बनती, क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशंस है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये पर्क नहीं बनाया जाएगा, यानी इसकी वैल्यू टैक्सेबल नहीं की जाएगी। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई। अब अगला परकेसेट आता है, सपोज करो कोई गिफ्ट वाउचर या टोकन एज अ गिफ्ट आपको मिल रहा है, कोई गिफ्ट वाउचर टोकन एज अ गिफ्ट एक एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को दे रहा है। तो वहाँ पे अगर वो गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से कम की है, 5,000 रुपीज़ के कम की है, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। वो गिफ्ट की वैल्यू परकेसेट नहीं मानी जाएगी, वो बेनिफिट नहीं माना जाएगा, यानी उस परकेसेट की वैल्यू को निल बोला जाएगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है, तो भाई साहब वो परकेसेट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। वहाँ पे जितनी भी वैल्यू उस गिफ्ट की बनेगी वो सारी की सारी टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 तक का गिफ्ट ले लो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा का गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर से ले लिया तो आपको सारी वैल्यू टैक्सेबल में डाल देनी पड़ेगी, यानी सारी वैल्यू सैलरी इनकम का पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला बेनिफिट आपको है, अगला परकेसेट आपको है मूवेबल एसेट, यानी अगर यूज़ करने के लिए एक एम्प्लॉयर ने आपको क्या दी है, मूवेबल एसेट इस्तेमाल करने के लिए दी है। सर ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कंप्यूटर लैपटॉप ये सब चीज़ें तो आपको ऑफिस में मिलती रहती हैं। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि अगर कोई लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने के लिए एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, तो वो चीज़ परकेसेट नहीं है, क्योंकि वो रोज़ाना रूटीन है और वो आज के लिए कंपलसरी चीज़ है, तो वो आपके परकेसेट की वैल्यू नहीं बनेगा, यानी उसको परकेसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा मोटर कार को छोड़कर इसके अलावा जितने अनदर मूवेबल एसेट हैं, मतलब मैं ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, मोटर कार का इस्तेमाल ले लो, क्योंकि मोटर कार तो पहले अलग हो गया ना, मोटर कार ले लो, लैपटॉप ले लो या कंप्यूटर ले लो, इन तीनों चीज़ों के यूज़ को छोड़कर अगर कोई अदर देन यूज़ आता है, अदर देन मूवेबल एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दी जाती है, तो वहाँ पे सरकार बोलती है कि आपके परकेसेट की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। एक एम्प्लॉय के परकेसेट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा और क्या माना जाएगा, सपोज रेंट पे दिया है तो रेंट माना जाएगा, चार्जेस हैं अगर उस चीज़ के तो चार्जेस माने जाएंगे, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो जितनी कॉस्ट उस मूवेबल एसेट की बनेगी उस कॉस्ट का 10% एज अ परकेसेट वैल्यू उस एम्प्लॉय की वैल्यू में, मतलब उस एम्प्लॉय की सैलरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। अब अगला है, आगे ऊपर मैंने बताया यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। अब सर ट्रांसफ़र, यूज़ और ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस हुआ? देखो यूज़ करने का मतलब तो आपको मैंने बस थोड़े समय के लिए वो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दे दी। ट्रांसफ़र का मतलब होता है मैंने वो चीज़ आपको सेल कर दी, मैंने वो चीज़ आपको सेल कर दी। तो अगर एक एम्प्लॉयर ने कोई मूवेबल एसेट अपने एम्प्लॉय को सेल करी है, तो वहाँ पे अगर तो उसने कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने एम्प्लॉय को दे दी है, ठीक है ना, अगर कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिकल आइटम ट्रांसफ़र की गई है एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय के लिए एक परकेसेट वैल्यू ज़रूर बनेगा, वो एक पर्क ज़रूर बनेगा। तो उसकी परकेसेट वैल्यू क्या बनेगी? अगर कंप्यूटर या अनदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है
तो डेप्रीसिएशन कंसीडर की जाएगी इस केस में रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे 50% के कॉस्ट के ऊपर, यानी 50% डेप्रीसिएशन ली जाएगी रिटर्न डाउन बेसिस के ऊपर, जिसको परकेसेट वैल्यू माना जाएगा। अगर यही मूवेबल एसेट मोटर कार वाली है, मतलब अगर आपको मोटर कार ट्रांसफर करके दी गई है, तो डेप्रीसिएशन जो है वो 20% हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जितनी भी 20% डेप्रीसिएशन बनेगी रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे कॉस्ट के ऊपर लगाकर, वही आपकी परकेसेट वैल्यू बन जाएगी। और यही केस अगर इसके अलावा यानी मोटर कार को छोड़कर, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिकल आइटम को छोड़कर कोई अनदर मूवेबल एसेट है, तो उसके ऊपर सरकार कहती है कि कॉस्ट का 10% एज अ डेप्रीसिएशन माना जाएगा और ये SLM यानी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेशन की जाएगी, और जितना भी आंसर आएगा डेप्रीसिएशन का एज अ 10%, वही आपके परकेसेट की वैल्यू माना जाएगा, वही आपके परकेसेट की वैल्यू माना जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगले दो चीज़ें आपके लिए रह गई हैं परकेसेट की। वन इज़ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस एंड अदर वन इज़ क्लब एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड के खर्चों की बात कर लो या फिर क्लब एक्सपेंडिचर की बात कर लो, ये दोनों तरह के अगर खर्चे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बियर करके दिए हैं, यानी एम्प्लॉय के जो खर्चे बनते थे क्लब एक्सपेंडिचर के या क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर के, वो अगर सारे के सारे खर्चे एक एम्प्लॉयर ने बियर करके दिए हैं, तो वो चीज़ एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परकेसेट माना जाएगा। मीन्स वो एक एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट माना जाएगा, इंसेंटिव माना जाएगा, तो वो उसके पर्क की वैल्यू ज़रूर बनेगी। तो अगर क्लब का एक्सपेंडिचर या क्रेडिट कार्ड का खर्चा एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बियर करके दिया है, तो वो एक एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, वो एक एम्प्लॉय के लिए पर्क है, तो उस परकेसेट को टैक्सेबल भी माना जाएगा। तो कितनी टैक्सेबल वैल्यू की जाएगी इसके अंदर? जितना भी खर्चा या जितना भी बिल एक एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को उस कार्ड का या उस क्लब एक्सपेंडिचर का बियर करके दिया है। पर एक एग्जाम्पशन इसमें भी है कि अगर ये क्लब का खर्चा या क्रेडिट कार्ड का खर्चा किसी ऑफिस के पर्पस के लिए अगर जाता है, तो वो चीज़ परकेसेट नहीं मानी जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई है। तो मैंने मैक्सिमम परकेसेट कवर कर दिए हैं। अगर इसमें से कुछ नए परकेसेट आते हैं या कुछ एक दो चीज़ें रह गई हैं मेरी ओर से, तो मैं ज़रूर चेक करके एक बार नेक्स्ट वीडियोस में उसको डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा आने वाली वीडियोस में। अदरवाइज़ आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी सेपरेट वीडियो डल जाएगी। नहीं तो मैंने जितने मैक्सिमम परकेसेट्स हैं वो सारे कवर यहाँ पे कर दिए हैं। कुछ रह गया होगा तो सॉरी फॉर दैट, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा अगर आप मुझे बता देते हैं। नहीं तो मुझे पता चल जाएगा तो मैं ऑटोमेटिकली कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको मैंने मैक्सिमम परकेसेट की कैलकुलेशन और उसकी वैल्यूएशन बता दी और अच्छे तरीके से समझा दिया इसका क्या क्या करना है। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर योर परकेसेट चैप्टर टुडे, मतलब परकेसेट टॉपिक फॉर टुडे। सैलरी का नेक्स्ट आपका पार्ट यहाँ डन हो रहा है। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई है। तो वीडियो समझ आ गई है तो जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से करिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस